हूँ आप आज के फेसबुक लाइव सेशन में, जो कि हम हर फ्राइडे को 5 बजे करते हैं। उतनी ही एक्साइटमेंट जितनी हमें होती है उतनी आपको होती है, देखकर अच्छा लगता है। और बाद में भी इन वीडियोस को देखा जाता है तो कुछ ना कुछ जो नॉलेज हमने शेयर की जाती है तो वो आप सब तक पहुंचती है। तो एक जो हमारा पर्पस होता है वो एक तरह से सॉल्व होता ही है। और अगेन एक चीज़ हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आपके सामने फिर से 5 बजे के हिसाब से एज प्रॉमिस्ड हम फ्राइडे आ गए हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर दीप अरोड़ा, जो माई वीज़ा ओवरसीज के डायरेक्टर हैं। घुमार मंडी ऑफिस लुधियाना से हम लाइव हैं। और हम बहुत बहुत स्वागत है सर पहले आपका। थैंक यू सोनिया। और आज हम जानना चाहेंगे शेनिगन वीज़ा के बारे में कि जैसे कि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो पहले बहुत इजी थी अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती हैं, या कुछ चीज़ों पे पहले रिस्ट्रिक्शन थी अब थोड़ी इजी हैं। तो वो सारी डिटेल में जानकारी अगर आप हमें देंगे, थोड़ा गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर। थैंक यू सो मच। सो सोनिया, एज यूजुअल आप यू आर ग्रेट हार्ड वर्कर। आपने बहुत मेहनत की है और आपकी जो मेहनत है वो झलक आती है उसकी, और पेरेंट्स से आप इंटरेक्टेड रहती हैं ऑल द टाइम। आज का जो क्वेश्चन है कि शेंगन कंट्रीज़ के बारे में हमने कौन सी कंट्री इजी रहती है, कौन सी कंट्री टफ है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो घुमार मंडी से हम लाइव है लुधियाना से, और माई वीज़ा ओवरसीज़ आपको मालूम है कि आपकी सर्विसेज के लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है, आपको एजुकेशन देने के लिए है। सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है, एंड मिस्टर सिकंदर वहाँ से जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको आप 10 to 6 कभी भी कॉल कर सकते हैं। लुधियाना आपने मिलना हो तो 9815873700 पे आप कॉल करके कभी भी अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स करके आप मिल सकते हैं। बेसिकली आज यहाँ पर आपके साथ इंटरेक्टेड होने का जो मेन मकसद है वो है शेंगन कंट्रीज़, जिसे हम शेंगन स्टेट्स कहते हैं, और जो मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जहाँ पर 26 कंट्रीज़ का आपको वीज़ा है, जो फ्री जोन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर आपको एक कंट्री का वीज़ा लेने के बाद बाकी 25 कंट्रीज़ रह जाती हैं उस पर आप बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप आपस में कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कंट्री इजी है, कौन सी कंट्री डिफ़िकल्ट है। तो यदि हम ये सोचें कि सारी कंट्रियों में एक कंट्री का मिल जाए तो बाकी कंट्री में जाना आसान है, तो फिर डिफ़िकल्ट कौन सी है और इजी कौन सी है, इसके बारे में जो हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ हैं। अगले 12-13 मिनट में आपसे वैल्यूएबल बातें होंगी, टू द पॉइंट बातें होंगी, और जो आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि आप वेट करते हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के सेशन का। और हो सकता है कि लोगों के पास टाइमिंग्स की शॉर्टेज हो सकती है, और हमारा जो वीडियो है क्योंकि ये हर सोशल मीडिया पे आता है और वहाँ से भी आप हमारी जो बात है वहाँ पर पहुँच जाती है तो आप सुन सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि शेंगन कंट्री को क्यों इतना प्रेफरेंस दी जाती है। देखिए, कनाडा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएस है। तो शेंगन कंट्रीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाई देयर इज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर शेंगन कंट्रीज़। सबसे पहला पॉइंट शेंगन कंट्री के लिए ये आता है कि यदि आपको एक कंट्री का वीज़ा मिल गया तो आप एक्सेस कर पाते हैं जो सारे ही फ्री जोन कंट्री हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको पोलैंड का वीज़ा मिल जाता है तो आप चेक रिपब्लिक जा सकते हैं, आप स्पेन जा सकते हैं, ग्रीस जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, फिनलैंड जा सकते हैं। तो जैसे आप जो हमारी बैक साइड पे देख रहे हैं कि एक जो शेंगन जो स्टेट्स हैं उनका 26 कंट्रीज़ आपको नज़र आती होंगी, चाहे वो थोड़ा सा रिवर्स आता होगा जो रिफ्लेक्शन है, बट ये जो 26 कंट्रीज़ का टोटल फ्री जोन बॉर्डर शेयरिंग है, उससे जाने में क्या होता है कि शेंगन में अब जब एंटर करते हैं तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो कनाडा से भी ज़्यादा हायर रैंक पे है। सपोज इटली की बात करते हैं तो नंबर 4 है इन पासपोर्ट रैंकिंग। ऐसे कई ऐसे कंट्रीज़ हैं शेंगन में जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी आगे निकली हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो
डोमेस्टिक जीडीपी है, जो इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो फिनांस है, जो उनकी डेवलपमेंट है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि बाकी कंट्रीज इनके आगे नहीं खड़ी होती। तो अब लोगों का बहुत क्रेज रहता है। वैसे तो एक नेगेटिव वर्ड बोले जा रहा हूँ, इसके लिए आई विल फील सॉरी। नेगेटिव वर्ड ये है कि लोग कहते हैं रीच करवा दो। ये बड़ा एक हमें बहुत गलत वर्ड लगता है रीच कराने का। हम ये कहते हैं कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो आप प्रॉपरली जाइए और वहाँ पर आप रहिए। यदि आपके पास स्किल्स हैं तो आप वहाँ पर अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप काम करते हैं, आपकी 5 साल की रेजिडेंसी वहाँ पर रह जाती है, तो फिर पहले आपको टीआरसी मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है, उसके बाद आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मिल जाती है। आपको 5 इयर्स का मिनिमम स्टे करना पड़ता है। आपके जो टैक्स डिटेल्स है वो चेक करते हैं, तो वो एक अलग स्टोरी बन जाती है कि हम पीआर कैसे होंगे। उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है। हमारा आज बात करने का ये मकसद था कि यदि आप शेंगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपका किसी कंसल्टेंट ने आपको ये कहा कि सर आपका जो खर्चा है वो 5 से 7 से 10 लाख हो जाएगा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मानिए कि यदि आपके पास 80 यूरो, मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7200 रुपया इसकी फ़ी है जी। और जिस कंसल्टेंट ने आपका वीज़ा अप्लाई करना है वो आपसे 5, 7, 10, 20 जो भी अपने अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग ले सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो 15 से 20 हज़ार में जो काम हो सकता है वो 15 से 20 लाख या 10 लाख में क्या जरूरत है। ये शुरू से माई वीज़ा बोलता रहा है। लोग क्या करते हैं कि या कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है पासपोर्ट दे दो तो फिर आपका वीज़ा हम लगवा देंगे। अब होता क्या है कि फिर फेक ITRs, फेक बैंकिंग, फेक प्रॉपर्टी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जॉब कर रहे हैं तो फेक सैलरी स्लिप्स, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फेक बैलेंस शीट्स एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। और होता क्या है कि चलो आपकी रीच तो करवा देते हैं, पर बाद में या तो आप इमिग्रेशन में पकड़े जा सकते हैं, या उसके बाद यदि आपको मान लो वर्क में मिलता है और वर्क करने के बाद सपोज आपकी रेजिडेंसी आती है तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोई फेक काम मत करिए। आपने शेंगन कंट्री जाना है, आपके पास वहाँ पर 5-7 दिन रहने का खर्चा है, क्योंकि ये C क्लास का वीज़ा मिलता है आपको। देखिए आपके पास C और D 2 कैटेगरी होती हैं। D कैटेगरी मिलती है लॉन्ग टर्म जो वीज़ा मिलती है, स्टडी वीज़ा हो गया जो 1 साल का वीज़ा होता है। आपका जो वीज़ा मिलता है वो 89 डेज तक मिलता है। इसकी मैक्सिमम जो आपको टाइमिंग स्पैन है वो 89 डेज तक मिलता है। इसको C कैटेगरी कहते हैं, ड्यूरेशन है। हाँ यस, बट आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो वीज़ा नॉर्मली 15 से 20 दिन का मिलता है या मैक्सिमम महीने का मिलता है, ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलता। बहुत रेयर चांस हो गए कि आपको 89 डेज का वीज़ा मिल जाए। आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन सी कंट्री का जो वीज़ा है उसकी सक्सेस रेट कम है या हमें वो वीज़ा नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर मैक्सिमम रिजेक्शन रेट आए हैं पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि जो स्टैटिक्स ये कहते हैं कि जिन्होंने ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया पहले, उनका वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल्स रेट ज़्यादा हैं। स्वीडन का जिन्होंने अप्लाई किया उनके रिफ्यूज़ल्स के रेट बहुत ज़्यादा रहे हैं, या जिन्होंने नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, इनके जब आप वीज़ास के लिए आपने एप्लीकेशन डाली है शेंगन स्टेट्स में, तो यहाँ पर रिफ्यूज़ल हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी की रिफ्यूज़ल हुई है, जिनकी फाइल थोड़ी सी भी वीक होगी तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हमें ये बता दीजिए कि जिन कंट्री में हमने अप्लाई नहीं करना। देखिए हम वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ ए थ्योरिटी की जब आपको गाइड करें कि इस कंट्री में वीज़ा मत अप्लाई करिए, ऐसा हमारे माइंड में नहीं है। हमारा सिर्फ आपको बताने का, अलर्ट करने का मतलब ये है कि या तो आप कुछ रुक जाइए, ये साल मतलब ये जो आगे 1 महीना पड़ा हुआ है या 1.5 महीना पड़ा हुआ है, ये रुक जाइए, या आपने यदि अप्लाई करना तो बहुत ही अलर्ट होके अपने डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर करके तभी आप अप्लाई करिए। अब सबसे टफेस्ट कंट्रीज कौन सी है जहां पर आपको वीज़ा के चांसेस बहुत बहुत रेयर मिलते हैं, जहां पर चांसेस ज़्यादा है वो भी बताऊंगा मैं। पर सबसे जो टफेस्ट कंट्रीज है उनमें से
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं टफेस्ट वर्ड क्यों बोल रहा हूँ। टफेस्ट वर्ड बोलने का मतलब ये है कि जो कंट्रीज यूक्रेन के साथ लग रही हैं उनमें आप वीज़ा मत अप्लाई करिए, क्योंकि पॉलिटिकल भी सिनेरियो साथ में आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है कि कितना यूक्रेन का ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई है। तो वहाँ की जो भी साथ में कंट्री, जैसे देखिए यूक्रेन के साथ पोलैंड पड़ता है, ये ना, पोलैंड के साथ फिर साथ में, क्योंकि जो स्टेट्स हैं यूक्रेन के साथ पोलैंड है, हंगरी है या स्लोवेकिया है, ऐसी कंट्रीज़ में आप अभी अवॉइड करिए कि शेंगन यदि आपने एंट्रेंस करनी है तो ये जो 3 कंट्रीज बोली है मैंने, पोलैंड बोल दिया, स्लोवाकिया बोल दिया और हंगरी बोल दिया, क्योंकि ये यूक्रेन के बॉर्डर पे हैं, तो इनको आप अवॉइड करिए, बिकॉज टूरिज्म उतना सेफ नहीं है। नेचुरली है। देखो पिछले 7-8 महीनों से कितना जबरदस्त प्रॉब्लम आई हुई है, और यूक्रेन का जो हाल हुआ है आपको मालूम है, क्योंकि यूक्रेन से लोग मैक्सिमम लोग पोलैंड की तरफ घुसपैठ कर गए, कुछ इलीगल इमिग्रेशन भी हुई है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है कि आप यूक्रेन में जाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि हम शेंगन कंट्री में आपको पहुंचा देंगे, तो ये सभी को मालूम होता है। तो ये थोड़ा बच के रहिए कि जब भी आपने शेंगन में एंट्री करनी है तो इन 3 जो मैंने स्टेट्स बोली हैं इन पे आप मत अप्लाई करिए। हाँ, अब क्वेश्चन आ गया जो जिनके लिए हम जुड़े हैं कि सर इजी कौन सी कंट्रीज है, हमको किस कंट्री में अप्लाई कर दें कि वीज़ास के चांस बढ़ जाएं। देखिए मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि इजी या टफ, ये इस चीज़ को हम नहीं बता सकते लाइव में, ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम आपकी प्रोफाइल को ना देखें। इजी का मतलब ये होता है कि उनके जो बॉर्डर के जो कोटाज हैं, जो सिक्योरिटी रीजन है, वो कुछ हद तक लीनियंट है, और वो या उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं कि बाहर का जो पैसा है उनके कंट्री में आए। तो सबसे पहले जो मैं इजी कहूँगा कंट्री जो जहाँ पर आप जा सकते हैं वो है स्पेन। स्पेन में यदि जाना चाहते हैं तो वुड बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर लेट्स सपोज आपका लास्ट डे में भी टीआरसी जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है वो खत्म होने वाला है, तो फिर भी आप वहाँ पर टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट की, और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बाकी और किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। दूसरे पॉइंट पे मैं बात करता हूँ चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक में यदि आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इजी रहता है। थर्ड कंट्री जो मैं फ्रांस की बात करता हूँ, क्योंकि इनका भी जो जो वीज़ाज है वो इजी होता है। और स्विट्जरलैंड का, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, यदि आप स्विट्जरलैंड में भी अप्लाई करते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा वुड बी एट हायर एंड, यदि आपकी प्रोफाइल कुछ हद तक भी ठीक है। अब कुछ हद तक भी ठीक है कि मतलब क्या होता है, वैसे तो हमने शेंगन कंट्रीज़ की कई वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, हमने उसके बारे में बहुत कुछ बोला है कि आपकी ITRs, आपकी बैंकिंग, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आपकी जो आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स, आप यदि बिजनेस करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट्स, आपके GST, आपके करंट अकाउंट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स वो काउंट करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में आप जा सकते हैं, स्पेन में एंड चेक रिपब्लिक में और फ्रांस में। ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको वीज़ास के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मैंने बताया कि पोलैंड और स्लोवेकिया और हंगरी जो कि यूक्रेन का बॉर्डर पड़ता है, वहां पर अभी आप वीज़ास मत अप्लाई करिए। तो ये थोड़ा सा मैं बता दिया कि कौन से रिफ्यूजर्स ज़्यादा हैं। सेकंड, बहुत टफेस्ट कंट्रीज हैं आज की डेट में शेंगन कंट्री में जाने के लिए, और जो मैं थोड़ी सी इजी जिनका बॉर्डर में थोड़ा सा ईजीनेस है वो मैंने बता दिया कि आप उन कंट्री में अप्लाई कर सकती हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी डिटेल में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ज़रूर वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अच्छी डिटेल्स आप दे रहे हो। और एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है इसी से लेकिन रिलेटेड है, इसलिए आपको पूछ रही हूँ कि जैसे कि आप बता रहे हो कि 26 स्टेट्स हैं जहाँ पर हम शेंगन की जब बात करते हैं, तो फिर जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री में जाने के लिए हम वहाँ की एम्बेसी से वीज़ा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये वीज़ा फिर हमें कौन सी कंट्री देगी? हाँ, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि मैंने अब टफेस्ट कंट्रीज बोल दी, मैंने लीस्ट जो ईजीनेस वाली कंट्रीज वो बोल दी। अब आपको करना क्या है कि पहली जो कंट्री है वो डिसाइड करनी पड़ती है कि आपने जहाँ पर फर्स्ट एंटर करना है। अब मैं कहता हूँ कि आप पोलैंड मत जाइए, राइट, या हंगरी मत जाइए। मैं सपोज ये कहता हूँ, आप कहते हैं कि सर
अभी तो आप कह रहे थे कि पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, अब स्पेन में पहुंच के मैं सपोज पोलैंड चलिए तो फिर आपकी कहाँ पर वैल्यू रही बोली। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट हमने एंट्रेंस करनी है उस कंट्री का जो एम्बेसी ऑफिसर है, जो वीज़ा ऑफिसर है, वो देखता है कि आपने हमारी जो कंट्री में आ रहे हो, उसके बाद आप जो सी कंट्री में मर्जी जाओ, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती, वो आपका रिस्क है कि वहाँ पर जाके आपको टूरिज्म में जाना है नहीं जाना, आपने वहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना नहीं करना, वो आपकी बात होती है। पर फर्स्ट हैंड में आपने जिस कंट्री को डिसाइड करा, जैसे मैंने कहा कि स्पेन, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक या फ्रांस, जब इन कंट्रीज में आप एंट्रेंस ले लेते हो, पहुंच जाते हो, तो फिर आप पोलैंड भी जा सकते हो, हंगरी भी जा सकते हो, स्विट्जरलैंड भी जा सकते हो, है ना, तो फिनलैंड भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंट्री ही आपको डिसाइड करेगी कि आपने 26 कंट्रीज में कैसे जाना है। तो फिर तो इजी है, मतलब जो भी इजी कंट्रीज हैं, वो भाई इसलिए हम लाइव हुए हैं, इसलिए लाइव हुए हैं कि ताकि मालूम पड़ जाए कि ये इजी है, यहाँ से आप जाएंगे तो बाकी भी 25 कंट्रीज में जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बाकी की एम्बेसीज, बाकी कंट्रीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फर्स्ट कंट्री की होती है जब वो वीजा ओके करते हैं। यस, हमेशा ये कहा जाता है कि फर्स्ट जहाँ पर आपने, आप वाली 4 कंट्री आपने जाना है, जिसमें मैंने आपको बोल दिया कि स्पेन आप चले जाइए। अब मैंने आपको कहा कि पोलैंड बहुत टफेस्ट कंट्री है अभी की डेट में, क्योंकि यूक्रेन का प्रॉब्लम है। अब आप कहते हैं मैं सर पहले स्पेन जाऊंगा फिर मैं पोलैंड जाऊंगा, है ना, तो जहां पर रिफ्यूजल मैंने बताया नीदरलैंड है, फिर मैं वहां पर जाऊंगा, तो फिर मेरी बात की क्या वैल्यू रही, है ना। तो बात की वैल्यू इसलिए रही कि जो पहली कंट्री है वो डिसाइड करेगी आपको। तो इसलिए हमने वीडियो बनाई है कि आपको पहली कंट्री मालूम हो जाए, ताकि वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि डिसाइड करना पहली कंट्री में जाके फिर आप टफेस्ट कंट्री में भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपकी। ठीक है सर, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जब भी हमारे अपडेट्स आते हैं, वीडियोस बनते हैं, तो ये हम उस पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे होते हैं, जैसे आज का क्या सिनेरियो है, अब क्या चीज़ें सेफ हैं, क्या अच्छी हैं, क्या इजी हैं, क्या डिफिकल्ट हैं। उसके बाद जब एक पीरियड पास हो जाता है, रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो हमारे लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आते रहेंगे, फिर आप कंसीडर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 1 साल बाद ये वीडियो कहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहना, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपका। ये वीडियो अगले 15-20 दिन या महीने 2 महीने के लिए है। अब मेरी वीडियो 2023-24 में सुनेंगे, फिर कहेंगे सर ये तो अभी भी टफ कह रहे हैं, तो वो नहीं है, कुछ समय के लिए ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस होते हैं, आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं। और जब भी आपको डिसीजन लेना है, आप प्रॉपर आके फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, उसी बेस के ऊपर आप डिसाइड कीजिए और अपनी फाइल्स अच्छे से लगाइए। और एक हमेशा की तरह पॉइंट रहता है, सर की तरफ से आता है, लेकिन इस बार मैं बोलती हूँ कि डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल लगाइए, फर्स्ट केस में ही ओरिजिनल लगाइए, सो दैट वो कैरी करते हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल। और सेफ ट्रैवल कीजिए, सब सारी चीज़ें आपकी जो आप एक ऑनेस्टी बेस्ड आपकी फाइल होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे चांसेस रखते हैं अप्रूवल के, वीज़ा अप्रूवल के। तो आई होप आप सबको हमारा सेशन पसंद आया होगा। फेस्टिव सीजन है, आप सब इंजॉय कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ज़रूर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर अगले फ्राइडे आपके साथ आएंगे फेसबुक लाइव पर, जो कि 4 नवंबर को है। तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। कोई भी अगर आपके पास सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो आप इसी लाइव के कमेंट में